हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है कि हम सीटेट, एचटेट और जीके के लिए हर रोज सामाजिक विज्ञान की सीटेट की, एचटेट की और जीके की तैयारी करते हैं। उस मुहिम में हमने कक्षा 6th और 7th की हिस्ट्री को कवर कर लिया है और आज हम कक्षा 8th की हिस्ट्री को नोट्स के रूप में कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। कक्षा 8th का लेसन फर्स्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, रॉबर्ट क्लाइव ने है ना 1782 में रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे का काम सौंपा। किसको सौंपा और किसने सौंपा, कब सौंपा, ये देखिए। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे का काम सौंपा, ठीक है। और एक बात है कि ब्रिटेन के जो शाही लोग हैं वो लिप्टन चाय पीते थे, यानी कि कौन सी चाय पीते थे, वो लिप्टन टी आती है ना, वो पीते थे। फिर वो जो रानी विक्टोरिया है ना, उसका तीसरा राजकुमार था आर्थर। क्या नाम था उसका, आर्थर। और उसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी प्राप्त थी। किसकी पदवी प्राप्त थी, ड्यूक ऑफ कनाट। ये जो वीडियो है ना 8th क्लास की जो हिस्ट्री है, इसमें से सीटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम हर एक बारीक चीज को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक। एक बुक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किसने लिखी और कब लिखी, ये 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक व दार्शनिक, यानी कि वो क्या है, 1817 में स्कॉटलैंड के वो अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक और दार्शनिक हैं, तीनों हैं वो। उनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने लिखी थी और इसको 3 भागों में बांटा था। किसको, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको 3 भागों में बांटा था। चलिए वो 3 भाग हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो 3 भाग हैं, हिंदू, फर्स्ट, सेकंड मुस्लिम और थर्ड ब्रिटिश, यानी कि हिंदुओं की हिस्ट्री, मुस्लिमों की हिस्ट्री और फिर ब्रिटिश की हिस्ट्री। किसने बांटा था, जेम्स मिल ने, स्कॉटलैंड के ये थे, ठीक है। और कब, 1817 में। देखिए, जेम्स मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, यानी कि वो क्या कहते थे कि यूरोप है ना सबसे आगे है सभ्यता के मामले में, और इन सब को वो बर्बर बोलते थे, ठीक है। यानी कि उनका क्या कहना था कि यूरोप को बहुत अच्छी सभ्यता का ज्ञान है, तथा ये यहाँ तक मानते थे कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, कब्जा। कहां पर, भारत के संपूर्ण भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन मिल जाए, इसलिए। क्या मानते थे जेम्स मिल कि है ना जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत के संपूर्ण भाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे कि भारतीयों के सुखी और ज्ञान का जीवन प्राप्त हो, ठीक है। देखो, सभी को अपनी सभ्यता से बहुत प्यार होता है, तो उन्होंने अपनी सभ्यता को बहुत अच्छा बताया, यानी कि यूरोपियों की सभ्यता को उसने बहुत ही अच्छा बताया। और जो भारतीय इतिहासकार है ना, उन्होंने भी भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। वो कौन कौन से हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ठीक है। और इस प्रकार से बांटने की जो समझ है ना, वो भी पश्चिम से ही आई है, यानी कि पश्चिम के लोगों ने ही देख देख कर इन्होंने इस अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। और पश्चिम भारत में है ना जो आधुनिक काल है, नहीं पश्चिम में, यानी कि पश्चिम के जो लोग हैं वो भारत के आधुनिक काल को विज्ञान,
तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता, इन सब के विकास का काल मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं वो आधुनिक काल को कि ये विज्ञान का काल है, तर्क का काल है, लोकतंत्र का काल है, मुक्ति का है, समानता का और आधुनिकता का है। ठीक है, ये सब वो मानते थे। फिर एक शब्द आएगा औपनिवेशीकरण इस लेसन में। औपनिवेशीकरण क्या होता है? जब एक देश पर, ध्यान से सुनना, ये है ना बहुत सारे आ जाते हैं क्वेश्चन कि औपनिवेशीकरण क्या होता है, और 4 उसमें दे देंगे ऑप्शन और फिर आपसे पूछेंगे। तो जो मेन पॉइंट है हम उसी को कवर कर लेते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि किसी अन्य देश के दबदबाव से जो परिवर्तन आते हैं राजनीति में, आर्थिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में और संस्कृति में, उसी को औपनिवेशीकरण बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी कि अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी ये अच्छी आदत लगा लो कि वो है ना जो भी कार्य करते थे ना उसको लिखना पसंद करते थे, और जो उनके द्वारा लिखी गई बातें है ना वही है ना इतिहासकारों के लिए प्रमुख स्रोत है हर चीज को खोजने का। ठीक, और ये है ना हर दस्तावेज को बहुत ही संभाल कर रखते थे, और इन्होंने हर शासकीय संस्थान में एक अभिलेख कक्ष बनाया हुआ था। उस कक्ष में क्या करते थे, ये अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखते थे। ठीक है, और जो इनके लिए प्रयुक्त स्थान होता था उनको अभिलेखागार और संग्रहालय इनमें रखा जाता था। अभिलेखागार को बोलते हैं आर्काइव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आर्काइव। ठीक है, फिर 2 शब्द हैं खुसन विसी या सुलेख नवीस, यानी कि ये 2 शब्द हैं, ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, चलिए ये भी हम समझ लेते हैं। खुसन नवीसी या सुलेख नवीस, देखो सुलेख मतलब अच्छा लेख। ठीक है, इस बात से थोड़ा सा आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ऐसे लोग जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें बोलते हैं सुलेख नवीस या खुसन विशी। ठीक है, फिर क्या है कि नई दिल्ली का जब निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। ठीक, कहां पर बनाए गए, वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। क्या क्या, संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, और ये कब बनवाए गए, 1920 में। ठीक, और अंग्रेजों की नजर में ना इन दोनों संस्थानों का बहुत अधिक महत्व था। ये वो नहीं था कि भाई हाँ रद्दी है, कागज बढ़ गए, ऐसे नहीं था। ये है ना इसको बहुत कुछ मानते थे, क्योंकि भाई जो लिखेगा वही सीखेगा, मेन बात यही है। यदि आपको भी कुछ करना है तो अपनी राइटिंग जरूर रखना, क्योंकि लिखो नहीं गे ना तो भूल जाओगे, और लिखने से है ना मेमोरी भी बढ़ती है, और जब आप भूल जाते हो तो भी आप उसको दोबारा देख सकते हो। ठीक, जितना भरोसा हम लिखाई पर कर सकते हैं ना इतना भरोसा हम किसी पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल जो बातें हैं ना ये भी एक समय पर धोखा दे जाती हैं। लेकिन जो अपने द्वारा लिखी हुई चीजें हैं, एक प्लस पॉइंट तो है कि लिखने से याद रहता है, सेकंड पॉइंट ये है कि हम उसको कभी भी खोलकर देख सकते हैं। ठीक, इसलिए ना आपको भी लिखना चाहिए, और अंग्रेजों का भी यही मत था। देखो अंग्रेजों को है ना चाहे कुछ भी हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया देश में, उनको सजा मिली, उनको जो कुछ भी पुनिशमेंट मिली ना वो सब उन्होंने लिखा है, और जो कि भारतीय इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। क्योंकि उस समय तो जनता पर क्या था, प्रेशर था,
कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन जो इतिहास रचा गया वो बाद में लिखा गया है, तो वो किसको देखकर लिखा गया है? जो इनकी जो लिखित कृतियां थी उन्हीं को देखकर लिखा गया है। इसलिए आपको भी है ना हर बात को लिखना चाहिए, और आप भी कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो जब भी आप स्टडी करो, क्योंकि लिखने में जो मजा है वो ऐसे सुनने में नहीं है। ठीक। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लग गई थी। यानी कि पहले हाथ से लिखते थे, फिर छापे खाने होने लगे। कब से? 19वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1950 तक। ठीक है, क्या हो गए? छापे खाने शुरू हो गए। अंग्रेजों का मानना था कि यदि किसी देश को अच्छी तरह से जानकर उस पर अच्छा शासन करना है ना, तो वो क्या है? उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। ठीक। सर्वेक्षण के तहत क्या क्या आता है? गांव की फसलों की मिट्टी आदि का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया कि जहां जहां पर भी इन्होंने शासन किया वहां पर इन्होंने अच्छा सर्वेक्षण किया, और उस सर्वेक्षण में इन्होंने भारत में क्या किया? फसलों की जांच की और मिट्टी की जांच की। इसका क्या लॉजिक था? इसका लॉजिक यह था कि उन्हें इससे यह पता चला कि कहां पर क्या फसल उग सकती है तथा कहां पर कितनी फसल उग सकती है, और उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स निर्धारित कर दिए थे। ठीक। जो फर्स्ट लेसन है उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे सेकंड लेसन। सेकंड लेसन का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थायी होती गई। ठीक है ना। यानी कि कंपनी ने फिर क्या कर लिया? पहले तो वो व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने बाद में आराम आराम से क्या करना शुरू कर दिया? शासन करना शुरू कर दिया। देखो, मुगल बादशाह है ना औरंगजेब, ये क्या था? आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ये नहीं कि भी आखिरी बादशाह था मुगल का, नहीं, ये था आखिरी शक्तिशाली बादशाह। और इनके ना 1707 में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? जो सूबेदार और जमींदार थे ना वो अपनी ताकत दिखाने लगे कि भाई इनका नेता तो मर गया और अब हमारा इस पर कब्जा है, ऐसा ये करने लगे। फिर 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। उस क्रांति में है ना लोगों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। क्या मान लिया? नेता मान लिया कि भाई है ना हमारा जो लीडर है वो है बहादुर शाह जफर। ये बूढ़ा हो रखा था, लेकिन लोगों ने जिद कर ली कि यदि हमें आजादी प्राप्त करनी है तो आपको है ना नेतृत्व करना ही पड़ेगा। और जनता की जो मर्जी है उसके आगे इसने स्वीकार करना पड़ा कि भाई हाँ ठीक है, मैं आपका नेता हो जाऊंगा। लेकिन देखो, ये बूढ़ा था और इसको पता था कि अंतिम परिणाम क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही अत्याचारी लोग थे। इसलिए इसने सोच लिया भाई मरना तो वैसे भी है तो देश के लिए मर लूं, उसमें ही अच्छा होगा। पूर्व में ईस्ट इंडिया का आना, यानी कि पूर्व में ईस्ट इंडिया, देखो ये है ना थोड़ा 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 हर चीज के बारे में दिया हुआ है और उसको हम नोट्स के रूप में स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखो 1600 ईस्वी में है ना ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर इजाजतनामा हासिल कर लिया। कब कर लिया? 1600 में। इसका मतलब क्या है कि जो वहां पर महारानी एलिजाबेथ है उसने क्या कर दिया कि जो भी ब्रिटिश लोग हैं, यानी कि एक तो यूरोपीय लोग हैं, उनमें फ्रांसीसी, डच ये सब हैं, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं उनको है ना एक अधिकार दे दिया। यानी कि ब्रिटेन का जो एकाधिकार है वो ब्रिटिश को दे दिया कि भाई है ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो भारत में व्यापार करेगी। क्या करेगी? व्यापार। इसके अलावा कोई भी कंपनी ब्रिटिश की भारत में व्यापार नहीं कर सकेगी। तो ये इनको क्या मिल गया? एकाधिकार, यानी कि इनका केवल एक ही कंपनी का अधिकार हो गया।
वहां से, इंग्लैंड से, यानी कि वहीं से कोई और कंपनी नहीं आएगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में रहेगी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश को दिया था, यूरोपियो यानी कि यूरोप की बहुत सारी कंपनियां थी, उनको नहीं दिया था। तो यूरोपीय लोग तो आते ही थे और उनको ये रोक भी नहीं सके। ठीक है, फिर इनका क्या चला कि जैसे यूरोप से वो आया था, वास्को डी गामा आया था ना पुर्तगाल से, ऐसे ही अन्य बहुत सारे लोग आते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और उन अन्य लोगों के बीच में क्या द्वंद्व चलता था कि ये है ना आपसरी में जहाज डुबो देते थे। क्या कर देते थे? जहाज डुबो देते थे ताकि हम ज्यादा व्यापार कर सके। और ये तो आपको पता ही है कि कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर से होते हुए कौन आया था भारत में? वास्को डी गामा। और ये कहां पर रहते थे? गोवा में। ठीक है, यानी कि ये जो पुर्तगाली लोग हैं ये गोवा में रहते थे और 1498 में ये आया था कालीकट बंदरगाह पर। ठीक, इसके विषय में हमने पीछे पढ़ा था कि इसके साथ कितने यात्री आए थे, कितने जीवित गए थे, कितने जहाज आए थे और कितने डूब गए थे। तो ये है ना, आप जो पिछली वीडियोस हैं उनमें डिटेल से जान सकते हैं। सुदेश बगाना क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, फिर देखो, जो भारत से जो चीजें लेके जाते थे ना ये लोग, ये लेके जाते थे बारीक सूती कपड़े। क्या लेके जाते थे? बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची। इनकी जबरदस्त मांग थी। इनकी जबरदस्त मांग क्यों थी? ये देखो, देखो सूती कपड़ा है, ये तो वहां पर होता नहीं था क्योंकि भारत में हाथ की बुनाई होती थी। और रेशम कपड़ा, ये रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। ठीक, सेकंड बात ये है काली मिर्च, लौंग, इलायची। ये सब चीजें क्या है? ये है मसाले। और मसाले भारत में सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में मसाले होते थे और अब भी होते हैं। ठीक, तो उस साइड क्या है? उस साइड है ठंड। ठंड है, और ठंड जहां पर है तो वहां पर ज्यादा लोग है ना क्या खाते हैं? यानी कि शाकाहारी नहीं है वहां पर ज्यादा लोग। और जो उनका भोजन होता है ना उसको लंबे समय तक रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है, यानी कि गरम मसालों की आवश्यकता होती है। और जिसमें काली मिर्ची, लौंग, इलायची ये बहुत ही वरदान सिद्ध हुई उनके लिए। ठीक है, और ये है ना बहुत मात्रा में यहाँ से लेकर जाते थे। स्टार्टिंग में तो है ना इनके पास भारत की मुद्रा नहीं थी, ये सोने के बदले लेके जाते थे इनको। ठीक है, फिर आगे, अब तक तो सोने से व्यापार चलता था, लेकिन अब आगे देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का व्यापार। अब हम क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का व्यापार के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे 1651 में हुई थी। और व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। तथा जो निर्यात चीजें थी, यानी कि जो निर्यात के लिए रखी जाती थी वो चीजें है ना वेयर हाउस में रखी जाती थी। ठीक, वेयर हाउस था, निर्यात चीजों का रखने की जगह थी। और 1696 तक कंपनी ने आबादी के चारों ओर किला बना लिया। यानी कि 1696 में कंपनी ने क्या किया? अपना एक किला बना लिया। और फिर क्या किया? 2 साल बाद, यानी कि 1701 तक, यानी कि 1698 तक। फिर क्या किया? 1698 में तो इन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। 1698 में क्या कर ली? मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इसमें एक गांव था कालीकाता। कालीकाता, जिसको अब कलकत्ता बोलते हैं।
क्या नाम था उसका? कालिकाता। और मुगल सम्राट औरंगजेब है ना, इनसे तो बिना शुल्क दिए ही व्यापार का फरमान जारी करवा लिया। यानी कि जो औरंगजेब है ना, उसको तो इन्होंने कोई शुल्क ही नहीं दिया और वैसे ही ये व्यापार करने लग गई। वैसे ही जी हजूरी मारी औरंगजेब के सामने। जो फर्स्ट ब्रिटिश औरंगजेब के सामने आया था ना, उसने बिल्कुल घुटने टेक कर प्रणाम किया था, जिससे कि औरंगजेब ने उसको वैसे ही अनुमति दे दी। ठीक है। परंतु अफसरों को शुल्क की छूट नहीं थी। यानी कि जो अफसर थे ना, वहां पर जो अफसर वहां पर कारोबार करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको कोई छूट नहीं थी। और फिर उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी शुल्क देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? शुल्क देने से इनकार कर दिया, कि बोल दिया कि महाराज हम भी शुल्क नहीं देंगे, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं दे रही। ठीक है। फिर देखो, नॉर्मल सी बात है, यदि राजस्व में शुल्क नहीं आ रहा तो क्या होगा? राजस्व में पैसे की कमी आएगी। ठीक। और बंगाल के जो नवाब थे ना, मुर्शिद कुली खान, उसने इस बात का विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। देखो, अब कोई विरोध करेगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। फिर मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बने। पहला मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये तीनों है ना बहुत शक्तिशाली शासक थे। क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और इन्होंने क्या किया? कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया, कि कंपनी को व्यापार करने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि भाई नहीं, हम यहाँ पर आपके पांव नहीं जमने देंगे। ठीक, ऐसा बोल दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी को क्या देने होते थे? यानी कि नजराने। नजराने होते हैं गिफ्ट, उपहार। उन्होंने क्या किया कि यदि आप है ना यहाँ व्यापार करोगे तो हमें उपहार देने होंगे। ठीक। और कंपनी को सिक्के डालने का भी अधिकार इन्होंने नहीं दिया। और जो कंपनी किलेबंदी कर ली थी ना, उसको बढ़ाने से भी रोक लगा दी इन्होंने। ठीक। फिर इन्हीं बातों के कारण नवाबों और कंपनी के बीच टकराव हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका शत्रु का रूप धारण कर लेगा। तो कंपनी और इनके बीच टकराव हो गया। और टकराव का रूप धारण कर लिया प्लासी के युद्ध ने। किसने कर लिया? प्लासी के युद्ध ने कंपनी के टकराव का। ठीक है। यानी कि कंपनी का और इन नवाबों का टकराव ने क्या कर लिया? प्लासी का रूप धारण कर लिया। अब हम प्लासी का जो युद्ध हुआ है उसके विषय में अब हम जान लेते हैं। चलिए, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1756 में। और सिराजुद्दौला को है ना बंगाल के नवाब बने। ठीक है। कौन बने भाई? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 में, सिराजुद्दौला बन गए नवाब। कंपनी को इनसे भय लगता था और इनके सैनिकों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास में कंपनी पर हमला कर दिया। ठीक है। कंपनी इससे भयभीत थी। किससे? सिराजुद्दौला से। और जो इनके सैनिक हैं, इन्होंने क्या किया? मद्रास में कंपनी पर हमला कर दिया। और उस समय कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। और जब इससे पहले कंपनी ने टैक्स देने से मना किया था ना, तब अलीवर्दी खान की सेना ने 30,000 सैनिकों के साथ किले पर दावा बोल दिया था। यानी कि जब अलीवर्दी खान को टैक्स देने से मना किया था तो 30,000 सैनिक ले गए अलीवर्दी खान और कंपनी पर दावा बोल दिया।
फिर क्या हुआ, आखिर में ना 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही ना प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार हो गई। ऐसे लगातार टकराव चलते रहे और कंपनी हारती गई, लेकिन लास्टली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व से प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार हो गई। और उसका कारण क्या था भाई, ये बात सबसे सटीक है। यदि हम मजबूत हैं, बिल्कुल तैयारी फिट है हम तैयारी से, और हम हारते हैं, तो उसके पीछे क्या बात होती है कि घर का बेदी लंका डाई वाली बात होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने उसके साथ धोखा किया। तो वो धोखा किसने किया, मीर जाफर ने। किसने किया था, मीर जाफर ने। मीर जाफर ने क्या किया, जो उसके हिस्से की टुकड़ियां थी ना सैनिकों की, उनके साथ उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और उसके पीछे भी देखो मीर जाफर का भी कोई लालच रहा होगा। और वो लालच क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला के बाद है ना मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक, तो वो बोलते हैं ना संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अधिकता हर जगह हानिकारक होती है। तो इसने क्या सोचा, देखो ये क्या था, एक सिपाही था, और सिपाही से इसने क्या सोचा कि मैं नवाब बन जाऊं। ऐसे थोड़े नहीं बनता है, क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनकी फितरत थोड़े नहीं बदली है। तो फिर इसने क्या सपने ले लिए कि भाई मैं तो नवाब बनूंगा और मैं इसके युद्ध में नहीं जाऊंगा। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला को हटाकर इसको नवाब बना दिया। और उस समय है ना जो विदेश मंत्री था वो था मंत्री विलियम पिट, यानी कि जो अंग्रेजों का विदेश मंत्री था वो था विलियम पिट। ये बात आप ध्यान में रखना, आपसे पूछ ली जाएगी कि जब मीर जाफर नवाब बना उस समय विदेश मंत्री कौन था, तो वो था विलियम पिट। ठीक है, देखो एक बात और देखो, प्लासी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय में भी हम थोड़ा सोच लेते हैं। प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों की ये पहली लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज सक्सेस हुए थे। यानी इससे पहले है ना अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा था। सिराजुद्दौला को इन्होंने मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। कंपनी है ना अब तक भी ये नहीं चाहती थी कि हम शासन करें, कंपनी सिर्फ अब तक व्यापार करना चाहती थी 1757 तक। ठीक, जब मीर जाफर ने है ना कंपनी का विरोध किया तब इनको हटा दिया। मैंने पीछे बताया था ना अति सर्वत्र वर्जित, तो वही बात है। फिर मीर जाफर ने क्या सोचा कि मैं एक अच्छा शासक बनूं, और उस अच्छा शासक बनने के लिए इसने कंपनी का विरोध किया कि भाई आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। फिर क्या किया इन्होंने, मीर जाफर को भी हटा दिया, फिर बना दिया मीर कासिम को, ठीक, नवाब। यानी कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बना दिया। और जब मीर कासिम को कंपनी परेशान करने लगी 1664 में, तो मीर जाफर के साथ हुई इनकी लड़ाई, जिसको बोला गया बक्सर का युद्ध। क्या बोला गया, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में ये जो है मीर कासिम हार जाता है। क्या हो जाता है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार जाता है। फिर दोबारा से फिर इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। देखो कंपनी का अब तक शासन करने का कोई मूड नहीं है, सिर्फ कंपनी क्या चाहती है कि हमें कोई रोक टोक न करे, हम जैसा व्यापार करें वैसा करने दे। तो फिर से इन्होंने दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया, और जो मीर कासिम है उसको बंगाल से बाहर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, बंगाल से बाहर कर दिया मीर कासिम को। अब क्या हुआ, नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे।
ये किस बात के, भाई है ना, नवाब को ही 5 लाख रुपए कंपनी को देने होते थे। ये इस बात के होते थे कि भाई है ना, उससे सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया और बोल दिया गया कि जो आप सेना पर जो खर्च करते हैं उसके बदले आप हमें कितने रुपए दीजिए, 5 लाख। देखो, इसके पीछे दो बेनिफिट थे कंपनी के। एक तो वो बिना सेना का राज्य बना दिया, ठीक, यानी कि कभी कोई लड़ाई झड़ाई होगी तो इस राज्य के पास सेना ही नहीं होगी, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं। सेकंड बात ये हुई कि उसको है ना अंग्रेजों की तरफ ताकना पड़ेगा। यदि किसी दूसरे से लड़ना पड़ेगा तो अंग्रेजों के साथ मिलना पड़ेगा, तो अंग्रेज एक अकेले और फिर एक बंगाल वाले मिल जाएंगे तो डबल हो गई। तो उन्होंने है ना बहुत ही चतुराई से पावर ली थी, ठीक। फिर जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई, कब हुई, 1765 में। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई और 1765 में हो गई मीर जाफर की मृत्यु। तो कंपनी के अब है ना इरादे बदल चुके थे। अब कंपनी शासन करना चाहती थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सीटेट में आती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। किसने ऐलान किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। यानी कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान कर दिया कि अब है ना हमें खुद ही सत्ता संभालनी पड़ेगी और हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, आखिरकार इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, ठीक। अब हम रॉबर्ट क्लाइव के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ना 1743 में वह इंग्लैंड से भारत मद्रास में चेन्नई में आया था, ठीक है। यानी कि 1743 में आया था और वो आया तब वो था 18 वर्ष का। कितने वर्ष का था, 18 वर्ष का। और 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनकर भारत से हमेशा के लिए लौट गया। कब लौट गया, 1767 में, ठीक। 1743 में आया रॉबर्ट क्लाइव भारत में, मद्रास में, ठीक है। 2 बार क्या बना, गवर्नर बना। और फिर 1767 में वो लौट गया, हमेशा के लिए रवाना हो गया, ठीक। जब वो है ना यहां से गया ना तो उसके पास 4,11,002 इतने पौंड थे उसके पास, इतने पौंड की दौलत थी उसके पास। कितनी दौलत थी, 4,11,002, ठीक है। यानी कि इतने पौंड की जो दौलत थी वो उसके पास थी। फिर देखो भाई, इतनी सी छोटी उम्र में आया था और इतने कम समय में इतनी दौलत ले गया, तो वहां की कंपनी तो उससे, जो वहां का शासन है वो तो उससे सवाल करेगा, ठीक। एक बात मैं बता देती हूँ आपको, स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश लोगों का जो मोटिव था ना वो ये था कि हमें वहां पर व्यापार करना है और वहां के लोगों को शिक्षित करना है। लेकिन वही बात है कि लोग होते 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 इन्होंने पूरा अपना हक जमा लिया भारत पर। तो फिर ये है ना भ्रष्टाचार के उसमें इन पर विरोध हुआ संसद में। 1772 में है ना इनको संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद ही सफाई देनी पड़ी थी। और फिर क्या हुआ, देखो, जो हड़पा हुआ धन है ना वो अंत में आदमी को मार देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 1774 में इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। कब कर ली, 1774 में। 1767 में ये गया था, फिर इस पर मुकदमे चले भ्रष्टाचार के और ये आया था भ्रष्टाचार मुक्त करने, लेकिन ये खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त मिला और इसने फिर क्या कर ली, 1774 में आत्महत्या कर ली।
और जो लोग भी है ना भारत में आए वो है ना पैसा लेकर ही लौटे ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जाते थे ना जब ये भारत से, तो इनको नवाब कहते थे। और ये नवाब है ना भारतीय शब्द का ही अंग्रेजी संस्करण है, ठीक है। यानी कि भारत का जो शब्द है उसका ही अंग्रेजी में संस्करण कर दिया। और जो लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करके जाते थे उन्हीं को जब वो ब्रिटेन में वापस लौटते थे उनको क्या कहा गया, नवाब, ठीक। अब एक है रेजिडेंट। रेजिडेंट शब्द है, इसके विषय में पढ़ लेते हैं। ये कंपनी की राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते हैं, ठीक, होते थे। कौन, रेजिडेंट। और ये कंपनी को बढ़ाने का कार्य करते थे, ठीक। जो भी भारतीय रियासत इनकी बात मान लेती, वही पीछे वाली बात है, वो नवाब से झगड़ा हुआ था इसी बात में, कि जो भी भारतीय रियासत इनकी बात मान लेती उसको सेना रखने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, बल्कि उसको कंपनी सहयोग देती थी। और जिसके लिए उस शासक को, कंपनी को क्या देना होता था, पैसा देना होता था। और यदि राजा है ना पैसा देने से चूक जाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। और जुर्माना क्या होता था, उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया जाता था, ठीक। जब है ना रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना तब अवध का नवाब जो पैसा देने से चूक गया, ठीक। और 1801 में अपना आधा इलाका खो दिया इसने। यानी कि 1801 में इसने कंपनी को जो सेना टैक्स है वो नहीं दिया और इसके बदले में इसको क्या हुआ, अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा, ठीक। तो भाई जो आज हमने किया है, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना मैं आपको डेफिनेट बताती हूँ कि जो आज वाला टॉपिक करवाया ना इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। चाहे आप इसको है ना कॉपी और पेन में उतार लीजिए, यानी कि कॉपी और पेन से उतार लीजिए, लिख लीजिए, इसमें है ना जरूर 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। और ज्यादातर ये आएगा जैसे कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने वो ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, या फिर जो ये अवध का राजा है इसके विषय में आएगा, या फिर ये पूछ लेंगे कि प्लासी की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों थी, इसके विषय में भी पूछ सकते हैं आपसे। और जो ये फैक्टर वगैरह है या फिर जो वास्को डी गामा है, ये जो बातें हैं ना इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं सीटेट में। तो आप है ना बहुत गौर से सुनिए। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नहीं। यदि आपको अच्छा लगे तो आपका जो कर्तव्य बनता है वो आप स्वयं कर देंगे, क्योंकि आप भी है ना एक शिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक। देखो, समझाने और नियम बनाने की आवश्यकता होती है निरक्षर लोगों के पास, और अब तो उनको भी नहीं रही। क्योंकि जो मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य क्या था, आपको अच्छा मैटर प्रदान करना, ठीक, वो मैंने कर दिया। और अब जो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य क्या है कि आपको इसको पढ़कर अच्छे से अपना सीटेट पास करना है और एचटेट के लिए तैयार रहना है, ठीक। और किसी अन्य स्टेट का है तो जो भी यूपी टेट है, कोई भी टेट है, आरटेट है, उनके लिए अपनी तैयारी को बनाए रखना। इसलिए मैंने मेरा कर्तव्य किया है और आप अपना कर्तव्य कीजिए। गीता में कहा गया है केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। यदि आप फल की चिंता में उलझे रहे तो कर्म में अपना ध्यान नहीं लगा सकोगे, आप अपने क्रम से भटक जाओगे। इसीलिए आप हमेशा कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी कुछ कर सकोगे। इसलिए अपनी जो केयर है वो रखिए, अपनी हर चीज को फिट रखिए, जिससे कि आप
कोई भी समस्या हो तो उसका सामना कर सके। ठीक है, और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जीवन संबंधी वो कुछ कल बताएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो में।